और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल आपसे कौन सा है, जो पेरेंट्स आपसे जानना चाहते हैं अपने बच्चों के बारे में या अपने माइंडसेट के बारे में? ये 99% मार्क्स इसको करोगे क्या, कहाँ यूटिलाइज करोगे इसको? Hello दोस्तों, now I am going to start the podcast session and interview session. I am Tarun Sharma from Pen and Paper Publication and we are going to take a podcast with Dr. Ajay Bajpayee sir, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं एंड MBBS DCH और चाइल्ड साइकोलॉजी में डिप्लोमा किए हुए हैं। कई वर्षों से बच्चों का इलाज करते आ रहे हैं और हज़ारों परिवारों के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने महसूस किया कि कई माता पिता दवा लेकर जाते हैं लेकिन डर और सवाल उनके मन में फिर भी रह जाते हैं। उन्होंने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूट्यूब पर उनका एक चैनल है जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पर 25,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर सर को लगभग 33 लाख टाइम्स लोगों ने देखा है और सराहा है, कमेंट्स किए हैं, लाइक्स किए हैं। तो बहुत ही नॉलेज और ज्ञान के भंडार के साथ में आज हमारे साथ सर पधारे हैं और सर की 2 बुक हैं, एक है द पेरेंटिंग कोड एंड एक है वैदिक संस्कार। सो आज हम दोनों ही बुक्स को मिक्स करके एक क्वेश्चनर्स रेडी करके मैं लाया हूँ और एट द एंड जब हम यहाँ पे सेशन को एंड कर रहे होंगे, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो ऑडियंस में से कोई भी सवाल कर सकते हैं एंड देन यू कैन गेट योर आंसर्स। So now I am going to start. Hello sir, how are you? Fine. तो as an author आप पहले बुक फेयर में आए होंगे, बट एज ए ऑथर आई थिंक यू आर दिस इज द फर्स्ट टाइम, राइट? तो ये कैसी फीलिंग है आपकी, प्लीज थोड़ा बताइए। एज ए ऑथर मैं पहली बार बुक फेयर में आया हूँ और मुझे अपने आप को इतना गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये एक ड्रीम प्रोसेस होता है जो आप सपने में सोचते हैं और आज उसको होते हुए देख रहे हैं, तो दिस इज़ अ ग्रेट फॉर मी और मुझे लगता है कि ये मेरे ज़िंदगी का सबसे सर्वश्रेष्ठ पल है। वाह। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, आपकी जर्नी के बारे में। आपने शुरू कहाँ से किया, कैसे कैसे आपने स्टूडेंट से होते हुए फिर आप डॉक्टर बने एंड देन नाउ यू आर ए ऑथर ऑल्सो एंड यू मैनेज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कंटेंट क्रिएशन, राइटिंग एंड एवरीथिंग। हाउ यू मैनेजिंग ऑल द थिंग्स एंड आपकी जर्नी थोड़ी सी ब्रीफ करते हैं, आप ये सब चीज़ें कैसे मैनेज कर पाते हैं सर? शुरुआत सबकी बड़ी कठिन दौर से होती है कि आप एज ए स्टूडेंट के बाद जब आपको प्रैक्टिस करनी है या फिर आपको चूज़ करना है कि आपको या आप कहीं नौकरी कर लीजिए। मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया, कंप्लीटिंग माई MBBS DCH। उसके बाद घर वालों का प्रेशर था कि आपको जो ठीक लगे वो करिए। उनका कोई ऐसा खास प्रेशर नहीं था, वो जो ठीक। फिर भी मुझे लगा कि शुरुआत में मैंने PMS ज्वाइन किया, गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट मैंने ज्वाइन किया, बट कुछ ही दिन में मुझे लगा कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ था और मुझे वहाँ देने के लिए कुछ भी नहीं था। आप झूठ तो परोस सकते हो लेकिन सच तो आपको बताना ही पड़ेगा ना। तो मुझे लगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बना हूँ। तो मैंने घर में बात करी कि मैं नहीं करना चाहता, तो बोले कि जो करना चाहो वो कर लो, बट ये है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है। हालांकि घर में ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये था कि अपने हाथ से जितना कर सकते हैं कर सकते हैं। लेकिन कुछ साल चलाने के बाद फिर मैंने निर्णय लिया कि नहीं, अब तो मैं नहीं कर पाऊँगा। क्या करेंगे? प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। प्रैक्टिस स्टार्ट करते करते फिर ये हुआ कि अब एक हॉस्पिटल होना चाहिए। हॉस्पिटल भी क्या होना चाहिए? चिल्ड्रन हॉस्पिटल, डेडिकेटेड चिल्ड्रन हॉस्पिटल होना चाहिए। तो सर मल्टी स्पेशलिटी तो सब चलाते हैं और सब यही चाहते हैं कि मोर रेवेन्यू, मोर पेशेंट, मोर सब कुछ हो, बट आप जब सिंगल स्पेशलिटी के बारे में सोचते हैं ना, तो वहाँ दिक्कत आती है कि सर इसमें रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा।
मुद्दे की बात बता रहा हूँ आपको कि इसमें रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। सिंगल स्पेशलिटी में आपके पास वही पेशेंट आएगा जिसकी ज़रूरत है। मल्टी स्पेशलिटी में आपके पास सारे पेशेंट होते हैं, सारे के सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, पेशेंट्स होते हैं और आपकी क्लाइंटेज अच्छी होती है, सब कुछ सही है। पर मुझे सबने मना किया कि नहीं, ये काम कभी ज़िंदगी में नहीं करना, सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं खोलना। तो मैंने कहा नहीं यार, खोलेंगे तो सिंगल स्पेशलिटी ही, और नहीं खोलेंगे तो बंद ही तो करना पड़ेगा। लेकिन बंद करने में बहुत दिक्कत थी ऐसा नहीं था बैंक्स के बहुत लोन्स थे, बहुत कुछ था पर इसमें ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और आज की डेट में हम कानपुर जैसे शहर में सिंगल स्पेशलिटी अस्पताल चला रहे हैं एंड वी आर लीडिंग में, हम उसके महारथी हैं आज की डेट में। कहीं भी कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो कहते हैं एक बार रॉयल ले जाओ, शायद ठीक हो जाएगा। तो हमने ये अचीव किया, ये हमारा सेटिस्फेक्शन है, बस यही हमको रात में सोने को देता है। फिर ये एक डेडिकेशन है कि मैंने सोचा कि चलो अगर हमें कुछ आता है तो इसको आगे बढ़ाते हैं। पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कैसे करें, उसको कैसे करें, क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि देखिए हर पेरेंट्स क्या है ना, नया पेरेंट्स सब पढ़ के आए हैं, पढ़ने के बाद जॉब लगी, जॉब के बाद शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए। ये पेरेंटिंग कोई स्कूल में नहीं सिखाता, कोई घर में नहीं सिखाता, कोई रिश्तेदार नहीं सिखाता, ये आपको खुद से आती है। और जब तक आती है तब तक देर हो चुकी होती है, बहुत देर हो चुकी होती है। ज़्यादातर माँ बाप परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात ही नहीं सुनता, सर ये इसको बाहर की चीज़ें खानी है, सर ये तो मेरे कोई किसी लायक ही नहीं है, मेरा बच्चा तो किसी लायक ही नहीं है। सर सब बच्चे लायक होते हैं और उनको लायक बनाना पड़ता है, ऐसे कोई लायक नहीं होता। किसमें क्या है क्या नहीं है, किसमें क्या हॉबीज़ हैं, किसको क्या अच्छा लगता है, कौन कहाँ जाएगा, सर ये आपको देखना है, बहुत महीन तरीके से देखना है। मैं जब कहता हूँ ना पेरेंट्स से कि आपका बच्चा, वो कहते हैं मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है बिल्कुल, तो मैं कहता हूँ क्यों पढ़ा रहे हो, अगर नहीं पढ़ रहा तो आप उसका दूसरा टैलेंट देख लो ना, जरूरी थोड़ी ना कि आप वो पढ़ने पे जा रहा हो। मैं आपको अभी 1-1.5 महीने पुरानी बात बताता हूँ, मैंने उस पर एक स्टोरी भी बनाई। मेरे पास एक मदर आई और वो बोली कि ये बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहता। मैंने कहा नहीं पढ़ना चाहता तो मत पढ़ाइए। बोले आप भी उसी की भाषा बोल रहे हो। मैंने कहा मैं उसकी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो भाषा बोल रहा हूँ जो आपके समझ में आए। फिर मैंने 2 मिनट के लिए मदर को बाहर किया, बच्चे से बात करी, मैंने कहा क्या दिक्कत है बताओ। फिर उसने मुझे पूरी स्टोरी बताई। उसके मामा जो हैं वो बहुत अच्छे एथलीट हैं और उसने जो मुझे बताया कि वो ओलंपिक्स मतलब ओलंपियाड में जा चुके हैं या उन्होंने जो भी तैयारी करी, तो मैं भी जाना चाहता हूँ ओलंपिक्स में। तो मैंने कहा तो ग्रेट, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। भाई हमारे शहर का कोई बच्चा इतनी बड़े उसमें जाएगा तो ये तो हमारे लिए गौरव की बात हुई ना। फिर मैंने उसके घर वालों को बुलाया, मदर को बुलाया, मैंने कहा अगर वो कहाँ से सीखा, अपने घर से ही तो सीखा। उसका रोल मॉडल और कोई नहीं, आपका भाई है और वो उसको सपोर्ट करने को तैयार है कि मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, तुम करो इसको। तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? तब उनको समझ में आया कि नहीं, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ पढ़ाई हो, आप इसमें भी, ये हर चीज़ का कैरियर है, हर चीज़। मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं, आप अपने बच्चे को गिटार बजाना सिखाइए ना, आप अपने बच्चे को डांस सिखाइए ना। मैं तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आज की डेट में वो बिहार से जो विधायक MLA बनी है मैथिली ठाकुर का, मैं तो सबको उनका उदाहरण देता हूँ कि वो देखिए यूट्यूब में कितने फॉलोअर, कितना अच्छा उनका सब कुछ था और आज वो कहाँ पहुंची। तो डेस्टिनी आपको कहाँ ले जा रही है ये नहीं पता होता। हमारा काम होता है काम करना, अपना काम अच्छे से ईमानदारी से अगर हम कर रहे हैं तो हमको कहाँ मंजिल ले जाएगी कोई नहीं जानता। क्या उन्होंने सोचा था कि आज वो MLA बन जाएंगी? इतने सारे फैन फॉलोइंग थी उनके पास कि खुद उनको टिकट घर आके मिला और वो आज की डेट में MLA है और इतनी कम एज में। तो सर ईमानदारी से अपना काम करिए और बच्चों को वो सारे काम करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं। यही बात मैं YouTube में बताता हूँ, यही बात इंस्टा पर, यही फेसबुक में, बस इतना सा है। यही एक छोटी सी स्टोरी है। बहुत अच्छा लगा सर आपकी ये कहानी सुन के, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो चीज़ें आपके पास एक्सपीरियंस है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैं जस्ट ऐसे ही आई एम जस्ट क्यूरियस कि आपको कब लगा कि बच्चों के इलाज के साथ साथ पेरेंट्स का भी इलाज ज़रूरी है? क्योंकि
दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और जो आपने प्रॉब्लम फाइंड की है तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है ना, तो आपके पास पेशेंट वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अब उस पेशेंट वॉल्यूम को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? या तो आप खड़ 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 दवाई लिखिए और जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन से आप पेरेंट्स की समस्याएं सुनने लगेंगे ना, प्रॉब्लम्स, अरे सर ये ऐसा ये वैसा, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था कि इलाज के साथ साथ मुझे पेरेंट्स को भी देखना पड़ रहा था कि वो कहाँ मिसगाइड हो रहे हैं। तो ये पिछले कुछ सालों से मेरे साथ चल रहा था, पिछले 5-7 साल से मेरे साथ चल रहा था कि मैं उनको थोड़ा बताता था, फिर बताता था। फिर मुझे लगा कि क्यों ना करके एक ऐसी बुक लिख दी जाए या कुछ ऐसा कुछ रिकॉर्ड रखा जाए अपने पास कि उनको दे दिया जाए कि भैया इसको पढ़ो और शायद आपके काम आ जाए। यही सोच के बुक लिखी। बिल्कुल जी। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से पेरेंट्स का सबसे कॉमन डर, क्वेश्चन या कंसर्न क्या होता है? मतलब क्या वो आपसे क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं और उनका सबसे बड़ा डर क्या होता है? सर उनका जो सबसे बड़ा डर है ना, वो कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन में जी रहे हैं। आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। मतलब अब वो जमाने चले गए जब खोजनी पड़ती थी चीजें, बस कुछ नहीं, आज तो आप गूगल किया और चीजें मिल गई। लेकिन वो कितनी सही है, कितनी गलत है, ऑथेंटिसिटी कितनी है, ये कोई नहीं जानता। तो सबसे बड़ा जो डर है ना माता पिता का, वो कंफ्यूजन में जी रहे हैं। कंफ्यूजन है जिससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। उनको एक राइट थिंग चाहिए, एक राइट प्लेस चाहिए, एक राइट स्टेशन चाहिए, ताकि वो अपनी इस कंफ्यूजन को दूर कर सकें। ये सबसे जी। और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल आपसे कौन सा है, जो पेरेंट्स आपसे जानना चाहते हैं अपने बच्चों के बारे में या अपने माइंडसेट के बारे में? जी सर 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेरा बच्चा रो क्यों रहा है? सर सोने ही नहीं देता, इसको नींद ही नहीं आती, रोता बहुत है ये। और जो दूसरा क्वेश्चन, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, सर ये कुछ करेगा भी कि नहीं, सर ये कुछ करेगा भी कि नहीं। देखिए समझ में नहीं आता, पढ़ता भी है कि नहीं, क्या करता है क्या नहीं करता। जब बच्चे से पूछो वो कहता पढ़ता तो हूँ, पूरे दिन तो पढ़ता हूँ। मदर से पूछो, हाँ नहीं से पढ़ता तो है, पर हमें लगता है कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा। तो दोनों सवालों के जवाब क्या है आपके उनको? दोनों सवालों के जवाब, पहले सवाल का जवाब है कि जब बच्चा आया है तो वो अपनी बात कैसे बताएगा? रो के ही बताएगा, ठीक है। बोलना तो सीखा नहीं। पेट में दर्द होगा तब भी रो के बताएगा, कहीं दर्द होगा तब भी रो के बताएगा, भूखा होगा तब भी रो के बताएगा, कहीं खुजली भी हो रही तब भी रो के ही बताएगा, है ना। तो वो उसके एक्सप्रेशंस आपको समझने हैं कि वो रो क्यों रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, कि बच्चे का जो बताता है ना उनकी पिच बता देती है कि वो कैसे क्यों रो रहे हैं। हाँ डेफिनेटली, अगर वो भूखे होंगे तो उनकी आवाज़ दूसरी होगी, अगर वो उनको कहीं दर्द है तो आवाज़ दूसरी होगी, कान में दर्द है तो आवाज़ दूसरी होगी। सर इस पे भी बहुत सारे वीडियो बने हैं। आपको बस वही पहचानना है कि मेरा बच्चा रो क्यों रहा है, रीजन पता करना है। और दूसरा सर, मेरा बच्चा कुछ करेगा कि नहीं करेगा, तो ये सवाल तो मेरे भी घर वालों का था। सर हम सब यहाँ पैदा हुए हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, है ना। लेकिन अगर हम सिर्फ उसको पढ़ाई से जोड़ के रखेंगे ना, कंफ्यूजन यहीं से शुरू होती है सर, कि हम उसको सिर्फ पढ़ाई से जोड़ते हैं। कि एक कॉन्सेप्ट जो है ना, एक इंडियन के बस में घुस गया है कि बस उसको क्या है कि अच्छा सा पढ़ जाए, अच्छी सी नौकरी लग जाए, अच्छी सी बीवी आ जाए, वट एवर, चाहे अच्छा हस्बैंड मिल जाए, चाहे अच्छा वाइफ मिल जाए, बस ये इसी पे पूरा हिंदुस्तान चल रहा है कि पढ़ ले बेटा नौकरी करनी है, पढ़ ले बेटा। कोई भी फैमिली ये नहीं कहती कि पढ़ ले बेटा तुझे बिजनेस करना है, कोई भी नहीं। 99% घरों में सिर्फ पढ़ लो बेटा, बहुत अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। बिजनेस के बारे में कोई नहीं सिखाता तुम्हें बिजनेस करना। अगर कोई मेरे पास आज तक सिर्फ एक, मैं बच्चों से पूछता हूँ तुम क्या बनोगे बड़े होके, तो सबकी अपनी अपनी होती है कि कोई कहता है मुझे डीएम बनना है, कोई क्रिकेटर बनना है, कोई कुछ बनना है। सिर्फ एक बच्चे ने मुझे आज तक जवाब दिया है कि मुझे बिजनेस करना है, और वो बिजनेसमैन फैमिली से नहीं है। सिर्फ एक बच्चे ने लास्ट 20 ईयर्स मुझे सिर्फ एक बच्चे ने जवाब दिया है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। माइंडसेट की प्रॉब्लम। नहीं तो सबको नौकरी करनी है, सबको अच्छी नौकरी, अच्छी पत्नी, अच्छा घर, बस इतना।
सारा घूम फिर के हम वहीं पे आ जाते हैं। तो सर वही है कि हमें ये करेगा सब कुछ, लेकिन हमें पहचानना है कि ये क्या करेगा। अगर हम उस पर चले जाएंगे ना तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हम एक ही चीज पढ़ता नहीं सर, सब प्रॉब्लम वहीं से आ रही है सर। पढ़ाई हर चीज का हल नहीं है सर। हाँ, जो उनका टैलेंट है सर उसको पहचानना पड़ेगा आपको, और बगैर पहचाने काम नहीं बनेगा। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, हर आदमी पढ़ना नहीं चाहता ना। अगर सचिन तेंदुलकर पढ़ रहा होता तो आज कहाँ होता? क्रिकेटर नहीं बनता ना। अगर उसके घर वाले कहते अरे तू पढ़ता नहीं, विराट कोहली ऐसे थोड़ी ना कोई आ गया है ना। तो अपने अपने उसके हैं। तो सर बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, और दिस इज़ वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ अस। तो एक और है कि छोटे बच्चों को लेके ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो ना तो डॉक्टर हेल्प कर पाते हैं उसमें, ना ही मेडिसिन। थोड़ा सा इस पे बताइए। देखिए, छोटे बच्चों के जो इश्यूज, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके इश्यूज, जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि कोई मेडिसिन क्या हेल्प करेगी अगर बच्चा रो रहा है भूख से। तो हमें पहचानना है ना कि बच्चा भूखा है। कोई मेडिसिन क्या हेल्प करेगी कि अगर बच्चा चाह रहा है कि मेरी माँ मेरे पास हो। बच्चे फेस पहचानते हैं कि अगर उसकी मदर या उसका कोई खास नहीं है सामने तो वो तब भी रोएगा, उसमें कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी। अगर रात में बच्चा ठंडा रहा है तब भी रोएगा, कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी। उसको अच्छे से हग करना है, अपने पास रखना है, उड़ाना है, लिटाना है अच्छे से, तब शांत हो जाएगा। तो बस ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें पहचाननी होती हैं। मेडिसिन हर जगह काम नहीं आती कि गए डॉक्टर साहब मेरा बच्चा तो बहुत रो रहा है, क्यों रो रहा है वो मुझे भी नहीं मालूम। जब मैं 5-7 मिनट दूंगा बच्चे को तो वो समझ में आएगा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। बस अगर वो जिस दिन वो पहचानना शुरू कर देंगे ना, तो सर मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं होती। 80% केसेस में, 20% केसेस में ज़रूरत पड़ती है मेडिसिन की खाली। डेफिनेटली। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन एक और है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा जाए, अच्छे से पढ़ाई हो, अच्छे से ग्रो अप हो, सारी चीज़ें अच्छी जाएं, तो ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में वो सबसे बड़ी गलती कौन सी कर देते हैं? सर हम सब चाहते हैं कि बच्चों के साथ अच्छा हो। हमारी, यहाँ तक कि हमारी फर्स्ट प्राथमिकता भी यही है ना। हम भाई हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा खेले, अच्छा खाए, है ना। लेकिन अच्छा करने के चक्कर में कभी कभी हम बहुत गड़बड़ कर देते हैं। तुम्हारे 90% क्यों आए, 95 क्यों नहीं आए? सर 90 कम है क्या? मेरे तो सारे जोड़ लोगे तब भी 90 नहीं हो गए। मेरे पास एक बच्चा आया, बोला कि सर वो मेरे तो मैं आई एम नॉट वेरी हैप्पी, मेरे 95% मार्क्स हैं। बच्चे ने मुझसे कहा। तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ कि 95 में तुम चाहते क्या थे? बोला 99 चाहता था। और उसकी मदर ने कहा कि इसके मन में थॉट्स आते हैं कि ये ट्रेन में कट जाए जाके। छोटे बच्चे के दिमाग में ये है कि वो ट्रेन से कट जाए जाके, क्योंकि उसके 99% मार्क्स जो है नहीं आए। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम इतने सारे नंबर का करोगे क्या? भाई सीधी सी बात है ना कि आफ्टर ऑल जो तुम्हारे ड्रीम्स है तुम उसी को करोगे ना, इसको क्या करोगे? उसका जवाब ना मदर के पास था, ना बच्चे के पास था, किसी के पास नहीं था कि ये 99% मार्क्स इसको करोगे क्या? कहाँ यूटिलाइज करोगे इसको? मेरे अपने बेटे ने मुझसे कहा कि पापा हो सकता है कि मेरे 95% या 90% मार्क्स ना आए, तब क्या होगा? तो मैंने उससे पता क्या जवाब दिया? मैंने कहा मेरे घर में इतनी भारी कोई अलमारी नहीं बनी भैया जिसमें इतना भारी मैं 90% मार्क्स रख सकूं। बोले क्या मतलब? मैंने कहा मैंने बड़ी हल्की हल्की अलमारी बनवाई है भैया, जितने नंबर आएंगे उसको आराम से रख लेंगे, जिस दिन भारी बनवाएंगे उस दिन इतना भारी टास्क तुमको दे देंगे। तो वो हंसने लग गया। तो सर मार्क्स ठीक है, पढ़ाई के लिए मार्क्स है, हम मार्क्स के लिए नहीं बने हैं। जिस दिन ये समझ में आ गया ना, माइंडसेट हमको यही लेके आना है। सर ग्रेडिंग सिस्टम शुरू किया ना सीबीएसई ने कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड किया, वो इससे बचने के लिए। उस पे भी लोगों ने निकाल दिया ना कि ए वालों के इतने होंगे, बी वालों के इतने होंगे, बी प्लस के इतने होंगे, सी प्लस के इतने होंगे।
उस पर भी मार्क्स यही है। एक काम बस गवर्नमेंट को सर करना है, जो मेरे दिमाग में आता है, जो इस इंटरव्यू से थोड़ा सा हटके है। आपके यहाँ होता कि नहीं, हमारे शहर में तो ना जब न्यू एडमिशन्स होते हैं तो बच्चों के नाम लिख दिए जाते हैं, उनके परसेंटेज लिख दिए जाते हैं कि ये बच्चा इतने परसेंट से पास हुआ, ये इतने परसेंट, ये इतने परसेंट। सर उसको देखिए इतनी लंबी लिस्ट होती है, तो उसको आधे बच्चे तो उसको देख के जहर खा लेते हैं, अरे हाँ मैं तो कहीं हुई नहीं। तो सर अगर हमें अपने स्कूल का प्रमोशन करना है तो मार्क्स पे नहीं करना। सर कोई ये क्यों नहीं कहता कि हमारे यहाँ से बच्चा जो है वो क्रिकेट में सिलेक्ट हुआ, वो टेनिस में गया, वो फुटबॉल में गया, उसने गिटार बहुत अच्छा बजा, ये कोई स्कूल नहीं कहता, वो सिर्फ परसेंटेज लिखते हैं। सर सिर्फ गवर्नमेंट को इसको बंद कराना है सर। आधे ट्रेन से कटने वाले बच्चे ना सब सब बंद हो जाएगा सब, ये बस इसको बंद करा दें। थैंक यू सो मच सर, दिस इज लाइक वेरी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। अगर बहुत सारे पेरेंट्स नहीं भी प्रेशर करते अपने बच्चों को, नहीं वो बोलते हैं कि आपको ये करना है, ये करना है, वो बहुत चिल हैं एंड उनकी तरफ से कोई ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है या फिर वो चाहते नहीं कि प्रेशर किया जाए। बच्चे खुद से लाइक आफ्टर आई थिंक 7th और 8th के बाद में कंपैरिजन करते हैं अपने साथ वाले बच्चों से। तो वो जो एंजाइटी और डिप्रेशन या फिर ऐसी चीज़ें जो परेशान करती हैं बच्चों को कि वो मेरे से ज़्यादा अच्छा बोलता है या मेरे से ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि कोटा में भी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं और भी बहुत सारे लोग ऐसे गलत राहों पे चले जाते हैं बिकॉज ऑफ कंपैरिजन, तो उनके लिए आप कुछ बताएं। सर जो कंपैरिजन है ना, ये तो हम ये कह सकते हैं ये तो नेचर में है ना। हम भी करते हैं ना कि हमारे साथ वाला डॉक्टर कितना क्या कर रहा है, कितने पेशेंट दिख रहा है, कैसे ठीक कर रहा है, या हमारे जो साथ के दोस्त थे वो आज कहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये डे 1 से शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं है, इसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बाय नेचर बाय गॉड कुछ भी कर लीजिए साथ में चलता है। अब आपने पूछा इसका उपाय क्या है ना, तो मेरे नज़र में, मेरे थॉट्स में देखिए, कंपैरिजन का सिर्फ एक ही इलाज है, कन्वर्सेशन। अगर आप अपने बच्चे से कन्वर्सेशन प्रॉपर कर रहे हैं तो ये कंपैरिजन खत्म हो जाएगा। आधा घंटा स्कूल से आने के बाद, आधा घंटा रात में सोने से पहले, या 20 मिनट, जितना भी समय आपके पास है, आपको अपने बच्चे को देना पड़ेगा। स्कूल में क्या हुआ, किसने मारा, किससे डांट हुई, किससे साथ खेले, किससे लंच शेयर किया, सर ये सब पूछना पड़ेगा आपको। वो कैसा है, उसके कितने नंबर आए, आपके क्यों नहीं आए, आप और मेहनत कर लेते तो आ जाते, उसके ज़्यादा आ गए तो कोई बात नहीं। तो ये सर कन्वर्सेशन जो कोटा में होता है, जो सब जगह होता है ना सर, इसके पीछे भी यही है, सिर्फ प्रेशर कि तुझे करना है, तुझे करना है, तुझे करना है। मतलब अगर हम कह लें ना कि जैसे किसी को ढूंढने को दे दिया जाए कि मेरा घोड़ा खो गया है और वो एक गधा लेके आया था कि ये तू ही बोल, तू ही घोड़ा है, बोल तू ही घोड़ा है, वही तू ही घोड़ा है, तो सर उससे काम नहीं चलता। ठीक है, अगर मैं अपनी मर्जी से भी गया हूँ ना कोटा में पढ़ने के लिए, तो मेरे माता पिता को मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा कि यार तेरे जो भी नंबर आएंगे उसमें हमारा काम चल जाएगा। वहां पे जाके दिक्कत होती है कि देखा हमने तेरे कहने पे तुझे कोटा तो भेज दिया, लेकिन आगे का सारा काम तेरा है, तेरे को देखना है कैसे मैनेज करना है, तुम्हें देखना है, ये चीज तुम मैनेज करो, हम नहीं जानते। अब हमने पैसे खर्च कर दिए, सिलेक्शन तुम्हारा काम, फिर उनको वहीं छोड़ दिया। तो सर जहाँ कन्वर्सेशन खत्म होता है ना, बेटा क्या हुआ आज, नंबर कम आए, कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे, नहीं आएंगे तब भी काम चल जाएगा। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। कम्युनिकेशन सर, ये जो कम्युनिकेशन गैप है ना, यही सबसे बड़ा कारण है। राइट, बिल्कुल सर, कम्युनिकेशन से चीज़ें सॉल्व होती हैं। और ऐसा बहुत बहुत बार ही होता है कि जब कोई किसी के थॉट आता है कि मेरे को सुसाइड करना है या मेरे को कुछ गलत करना है, अगर वहाँ पे वो कोई राइट पर्सन मिल जाए जो समझने वाला हो, जो चेहरे को देख के बात कर ले उससे कि भाई प्रॉब्लम क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे सॉल्व हो सकती हैं। राइट, डिस्कशन, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। दिस इज लाइक इट्स अ मेडिसिन, इट्स अ रियल मेडिसिन, ये रियल मेडिसिन है सर। देखिए बच्चा अगर सुसाइड कर रहा है ना, तो उससे पहले वो बहुत कुछ बताना चाहता है घर वालों को, जिसे हम सुनना नहीं चाहते, जिसे हम सुनना नहीं चाहते हर जगह पे। एक मैं बात घर की बताता हूँ आपको। मेरा बेटा हो सकता है इस साल मेडिकल कॉलेज चला जाए, है ना। तो मेरी
वाइफ ने पहले ही कह रखा है कि यार ऐसा कुछ करेंगे कि हम थोड़े थोड़े दिन में मिलते रहें। देखिए कितना अच्छा थॉट है, हम मिलते रहेंगे तो हमें उनकी परेशानियां पता रहेंगी, हमें मालूम चलता रहेगा कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या उसकी क्या दिक्कतें हैं, कम से कम उनको पता तो रहेगा। और हमने ले जाके छोड़ दिया और बेटा बस ठीक है अब तो तुम्हें ही देखना है, तो अभी सर वो इस लायक नहीं हुआ, अभी मैच्योर नहीं हुआ। 18 साल का तो हो गया पर मैच्योर नहीं हुआ, अभी मैच्योरनेस आने में समय लगेगा। मैच्योरनेस कब आती है? असली मैच्योर आदमी कब होता है? सर मैच्योरनेस तो डिपेंड करता है कि हमने अपने बच्चों की ट्रेनिंग कैसी करी है, कैसे करी है। कोई कोई बच्चा तो सर 15-16 साल की एज में मैच्योर हो जाता है। और मैं एक नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका बच्चा तो आज 35 साल का है, वो तभी मैच्योर नहीं है। यस सर। कोई नहीं, आप मेरे को बाद में बता देना। राइट, तो हमारे जो न्यू पेरेंट्स हैं, और आजकल जब से ये फ्री इंटरनेट और सस्ता इंटरनेट हुआ है, राइट, बिकॉज ऑफ दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हर जगह पे जहाँ पे भी आप देखोगे डिस्प्ले और स्क्रीन्स या ओवर इंफॉर्मेशन, बहुत सारे ज्ञान पढ़ा हुआ मिलेगा और लोग जस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बुक फेयर में मैं देखता हूँ फ़ोन ही चला रहे हैं, राइट। बुक फेयर में आए हैं या फिर कहीं घूमने गए, सपोज करिए कोई कश्मीर गया, वहाँ पे भी फ़ोन ही चला रहे हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, राइट। इन्हीं हैबिट्स की वजह से क्या होता है कि फिर हम खुद की हैबिट्स तो हमने बिगाड़ी, एंड देन जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जब बच्चे हमारे 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का हुआ और वो रो रहा है, तो हम उनको फ़ोन खुद ही दे देते हैं, और वो खुद लाइक बहुत ज़्यादा, आपको शायद ये आते भी होंगे इश्यूज, बहुत सारे पेरेंट्स आते होंगे कि ये फ़ोन देखता ही रहता है, बिना फ़ोन देखे खाना नहीं खाता है, राइट। वो छोटा ही बच्चा है, इवन मैं अपने आसपास भी देखता हूँ। तो ऐसे ऐसे इश्यूज के बारे में आप क्या कहेंगे सर? एक क्वेश्चन आपसे सर, यस। जब आप छोटे थे तो आपका रोल मॉडल कौन था? मम्मी। माई मदर। यस, क्योंकि वो मेरे से बहुत डिस्कशन करती थी बैठ के, और वो मेरे को ऐसे मानती थी जैसे मैं शायद 25 साल का कोई लड़का हूँ, जबकि मैं 6th या 5th में या 4th में था। वो सारी बातें मुझे आज भी याद है, और उन्हीं की वजह से जो भी हो पा रहा है, जो उस नॉलेज की वजह से। मेरे कहने का मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि होता क्या है कि ना, सिर्फ माँ बाप ही अपने बच्चे के रोल मॉडल होते हैं, है ना। हम जैसा करेंगे बच्चे वैसा ही करते हैं। छोटी बच्ची अगर शीशे में देख के ना, अगर वो मेकअप कर रही है तो वो कहाँ से सीख रही है? अपनी मदर को देख के। बच्चा अगर अपना वो कोट पहन के चल रहा है तो वो अपने फादर को देख रहा है ना, कि वो कैसे चलते हैं, वो कैसे शर्ट पहनते हैं, वो कैसा कोट पहनते हैं, वो कैसे शूज़ पहनते हैं। मम्मी मुझे वैसे ही शूज़ दिलाना जैसे पापा पहनते हैं, मुझे वही कपड़े चाहिए। तो अगर हम फ़ोन देखेंगे उनके सामने तो वो भी फ़ोन देखेंगे। सर अगर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे तो वो भी एक्सरसाइज में जाएंगे, हम जिम जाते हैं तो वो भी जिम जाते हैं, अगर हम खराटे लेते रहेंगे तो वो भी खराटे लेंगे। तो फर्स्ट रोल मॉडल मदर फादर होते हैं। बीइंग ए मदर फादर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अपना नहीं सर, अपने बच्चों का, कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो बच्चे भी झूठ बोलना सीख जाएंगे। जाओ बाहर वाले अंकल आए, उनसे कह दो कि वो घर पे नहीं है, हम घर पे नहीं है, तो सबसे पहला झूठ तो हमने बोलना सिखाया ना, जबकि हमको लगा ही नहीं कि हमने झूठ बोला, कि हमने झूठ बोला है। छोटी सी बात थी हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं उनको, अगर हम अच्छा सिखाएंगे ना। सर हम क्या होता है ना कि घर में जब कुछ खाना हेल्दी बनता है ना तो अपना बड़ा मुंह बना के खाते हैं, दाल बना दी आज, तो सर वही चीज़ पहुंच गई बच्चे के पास, मम्मी दाल बना दिया आपने। अगर हम कितना भी खराब खाना है और बच्चे को खिलाना है, तो अगर एक पहले उठा के देखा, अरे वाह बड़ा टेस्टी है, सर खराब भी होगा ना तो बच्चा खाता है, क्योंकि उनका एक्सप्रेशन देख लिया मदर के फादर का, अरे यार ये तो वो खा रहे हैं, अच्छा था तो अच्छा ही होगा। तो सर ये सब छोटी छोटी बातें सिखाने पड़ती हैं, ऐसा नहीं, कोई अपने आप नहीं सीख के आता। वो सिर्फ देख रहे हैं मदर फादर की वो क्या कर रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन कैसे हैं। हमने रोटी खाई, यार बड़ी खराब थी, बच्चा बिल्कुल खाएगा, अरे वो तो पहले ही तय हो गया। ये तो हो ही नहीं सकता। तो सर ये सब चीज़ सिखानी पड़ती है, हम जितना सिखा ले जाएंगे। मोबाइल तो सर ऐसा है ना आज की डेट में कि बगैर मोबाइल के काम नहीं चलता। अब सर जिसके बिना काम नहीं चल सकता तो ठीक है हम यूज़ कर रहे हैं,
पर उसके भी एक नियम कानून है ना कि हमें कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना, घर जाके यूज़ करना है कि नहीं करना, ड्यूरिंग द लंच यूज़ करना है कि नहीं करना है, ड्यूरिंग द डिनर यूज़ करना है नहीं करना। तो सर इसकी भी एक गाइडलाइन है प्रॉपर, पर हमें उसको समझना पड़ेगा कि हम घर जाएं और मोबाइल को, अपने जितने भी गैजेट्स हैं उनको एक अलग कमरे में रख दें ताकि हम वहाँ तक पहुँच ही ना पाएँ, है ना। सिर्फ एक नियम फॉलो होना चाहिए कि इतने से इतने तक हम, देखिए अभी एक बहुत वो चल रहा है, किसी एक गुजरात का या आंध्र उसका किसी स्टेट में है ना कि उन्होंने पूरे गांव ने कहा है कि हम 2 घंटे के लिए मोबाइल को नहीं यूज करेंगे। अब उस 2 घंटे में करेंगे क्या, उस 2 घंटे में बच्चे पढ़ेंगे। तो ये मॉडल सर पूरे अगर बहुत सारे डेवलप कंट्रीज हाँ। में ऐसा भी है कि उन्होंने बैन ही किया हुआ है बच्चों को। सर ज्यादातर तो कंटेंट बैन ही कर रही है ना कि बच्चों के लिए कंटेंट नहीं, हमें यूज ही नहीं कराना बच्चों को। अभी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, बस खाली पहले हमने इस्तेमाल कराया, अब जब उनको लगा कि ये चीज़ गलत है तो उन्होंने बंद भी कर दिया, लेकिन इतनी हिम्मत अभी हम लोग नहीं जुटा पा रहे। तो सर इसका ठीक है, अगर कोई चीज़ अच्छे के लिए है तो उसके पीछे उसके दुष्परिणाम भी बहुत हैं। तो हमें बस यही देखना है क्या है। बच्चों में तो इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि हम बता नहीं सकते आपको, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो इसका इस्तेमाल कम ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सर, ये हमारी हैबिट्स ही डुप्लीकेट होती हैं, राइट। जैसा हम बिहेव करेंगे, जैसा हम खाना खाएंगे, जैसा हम घूमेंगे जहाँ पे, वो चीज़ें उनकी वही रोल मॉडल जैसा आपने बोला। तो कैसे अच्छी हैबिट्स हम अपनी हैबिट्स को भी सुधारें और कैसे उसको हैबिट में लाएं, चाहे वो बुक पढ़ना है, चाहे वो अच्छी जगह पे घूमना है। तो बच्चों में वो हैबिट्स कैसे बनाई जा सकती हैं, अगर आप इजी कुछ तरीके या टिप्स बता पाए। एक लाइन में बताऊं? हाँ जी, एक लाइन में बताता हूं। अगर हम पढ़ने की आदत डाल दें, बुक्स पढ़ने की, अच्छी बुक्स पढ़ने की, तो हमें फिर कभी कभी जिंदगी में ना धोखा खाएंगे, ना कभी अनहेल्दी रहेंगे, ना कभी कोई और दिक्कत होगी। बस आप पढ़ना सीख लीजिए। जब आप अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे इंसान बन जाओगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। हम अपने बच्चों को कभी भी ऐसे कुछ भी खाना खाने को दे देते हैं, कुछ भी ऐसे चिप्स, नमकीन, कुरकुरे, और हमें पता है बहुत नुकसानदायक हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, और वो मांगते हैं, राइट। जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं और उनके बिना उनका कुछ चलता ही नहीं। तो वो रोटियां नहीं खाते, दही नहीं खाते, दूध नहीं पीते। तो इनको कैसे ठीक किया जाए ताकि हम अच्छी चीज़ें, क्योंकि पोषण ज़रूरी है। अगर ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी तो हमारा दिमाग भी तेज़ नहीं चलता है, हमारी याददाश्त कमज़ोर रह जाती है, और आईज भी कमज़ोर, चश्मे जल्दी आ जाते हैं, जैसे मेरा आ गया राइट। तो इन चीज़ों में हम कैसे और सुधार कर सकते हैं सर? फिर से कहूंगा एक लाइन में इसलिए हर चीज के रूल्स होते हैं सर, वो रूल्स आप बना लीजिए और उनको फॉलो करना सीख लीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज घर में ये खाना बनेगा और सबको खाना है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं मैं तो ये नहीं खाता हूं। जब सबको खाते देखेंगे तो वो सबके लिए है। ये नहीं कि मेरे लिए तो आज ये जोमेटो और स्विगी ये मंगा दो, मेरे लिए ये मंगा दो, या मैं इससे काम चला लूँगा। सर काम नहीं चलाना, जो घर में बना है वही खाना है, ठीक है। अब बात आई फास्ट फूड की कि बच्चों को सिर्फ फास्ट फूड चाहिए। उसका भी नियम है सर कि हम आपको फास्ट फूड देंगे लेकिन हफ्ते में 1 दिन देंगे। अगर आपने ये नियम फॉलो कर लिया तो 6 दिन हमारा बच्चा अच्छा खाना खा रहा है, 7वें दिन वो फास्ट फूड खा रहा है, वो भी हम चूज़ करेंगे, वो नहीं चूज़ करेगा, हम चूज़ करेंगे। खाएगा वो, जो कहेगा वो खाएगा, लेकिन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो हम चूज़ करेंगे। थोड़ा सा हम स्ट्रिक्ट हो सकते सर हैं। थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर स्ट्रिक्ट नहीं हो तो फिर सर डिसिप्लिन बना ही क्यों पुलिस बनी, क्यों इतने सारे लॉज बने, क्यों बने? इसलिए नहीं बने, हमें डराने के लिए नहीं है सर। ये सिर्फ इसलिए है कि हम फॉलो करें चीज़ों को, फॉलो करने के लिए। तो सर हर जगह नियम कानून होने चाहिए। अगर हम उस पर चलेंगे तो सब कुछ सही होगा। जहाँ ट्रैक से हम हटे ना, गड़बड़ वहीं से शुरू होती है कि वो नाना ने ये खिला दिया, दादी ने ये खिला दिया, बाबा बाजार ले गए, उन्होंने ये खिला दिया। उनको भी समझना पड़ेगा कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि जब हम छोटे थे तो जब कोई बड़ा आता था घर में तो आपके लिए क्या लाता था? मूंगफली या केले, हाँ, फ्रूट्स ज़्यादा, फ्रूट्स लाते थे, है ना। ज़्यादा फ्रूट्स, मिठाई लाते थे या फ्रूट्स लाते थे, ज़्यादातर फ्रूट्स लाते थे। हम आजकल क्या ले जाते हैं? मिठाई या फिर कुछ और चीज़ें। सर मिठाई तो कोई नहीं ले जाता। आजकल तो बड़े से बंच बन जाते हैं जिसमें फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक और ये सारी चीजें जो हैं, नमकीन,
कुरकुरे चिप्स इनके बने बनाए पूरे वो एक मिलते हैं, एक हमने उठाया और ले गए कि बच्चों को अच्छा लगेगा। सर कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। करेक्ट। हम खुद ही अनहेल्दी खिला रहे हैं। करेक्ट। अगर हम इसी को रोक लेंगे ना काफी है। यस सर, यू आर, दिस इज करेक्ट। बिकॉज आज मैं भी देख रहा हूँ कि जो हेल्दी फूड है, पहले के टाइम पे, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले हम जाए तो हेल्दी फूड इजीली एक्सेसिबल था और सस्ता भी था। लेकिन आज उल्टा हो गया है। जो फास्ट फूड है वो पहले हमको लगता था बर्गर बड़ा महंगा होता है या और चीज़ें बहुत महंगी होती है, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। जो फास्ट फूड है, जो जंक फूड है, जो खराब है, वो बहुत सस्ता है, बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन आप मार्केट में जाओगे आपको हेल्दी फूड मिलेगा ही नहीं, आप ढूंढते रह जाओगे, राइट। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए हम अपने डाइट प्लान कैसे बनाएं और कैसे हेल्दी फूड पे ही स्टिक रहें, तो इसके लिए थोड़ा सोल्यूशन। यस सर डाइट, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि सर मेरे बच्चे का डाइट प्लान बना दीजिए। ठीक है, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि आप डाइट प्लान बनवाना क्यों चाहते हो। डाइट देखिए, जब गाड़ी ट्रैक से निकल गई तभी तो आप ट्रैक पे लाना चाहते हो। तो आपने ट्रैक से निकलना ही क्यों दी। और सर कोई डाइट प्लान की जरूरत नहीं होती, हमें माइंडसेट करना है, सिर्फ माइंडसेट की जरूरत होती है, कोई डाइट प्लान नहीं, माइंडसेट की जरूरत है ना। हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या खाते हैं, फर्क उससे पड़ता है। फिर हमने नाश्ते में क्या खाया, मैं अगर आप रैंडमली पूछ लीजिए ना यहाँ पे कि आज सुबह से क्या खाया तुमने, तो आपको पता क्या मिलेगा। आज सुबह पराठे खाए थे, चाय पी थी, पराठे खाए थे हमने, और उसके बाद फिर हम घर से बाहर निकल गए। या आज मैं बाहर जल्दी में था तो आज मैंने कुछ नहीं खाया, बाहर निकलने के बाद मैंने वो राजमा चावल खा लिए थे। तो सर हमने अपने हेल्थ के लिए क्या किया, सबसे पहले ये सोचने की जरूरत है। लोगों के घर में चाय बनती है ना सुबह सुबह, मेरी वाइफ से पूछे हम लोग सुबह सुबह क्या पीते हैं, पूछ लीजिए, सामने बैठी हैं बताइए मैडम, हम लोग सुबह सुबह क्या पीते हैं, आप क्या बनाती हैं सुबह सुबह। कच्ची हल्दी को उबालती हैं, उसमें दालचीनी डालती हैं, उसमें 2 लौंग डालती हैं, उसमें 2 काली मिर्च डालती हैं, वो उबल के थोड़ा सा हो जाता है, फिर हम दोनों एक कप और एक कप हमारा बच्चा, वो हम पीते हैं सुबह सुबह। तो सर आदत बनाने से बनती है, हम सोचेंगे तभी करेंगे, जब हमारा माइंडसेट होगा तभी करेंगे, नहीं तो। कच्ची हल्दी हम कब पीते हैं, बच्चा गिर गया था सर, हमने उसको हल्दी का दूध पिला दिया रिकवरी के लिए। सर इलनेस पे दिया ना, वेलनेस पे नहीं दिया। जिस दिन हम वेलनेस पे चले जाएंगे ना, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हम लोग सारा काम इलनेस के लिए करते हैं, वेलनेस के लिए नहीं करते। हमको अपना मोड चेंज करना है बस, खाली हमें वेलनेस पे आना है बस, खाली और कुछ नहीं। सही बात है सर। जब हमारे पास कोई परेशानी आती है तो हमको उस पर ध्यान ज़्यादा जाता है, और जब हॉस्पिटल्स में जा रहे होते हैं तब हमको समझ में आता है कि अब मेरे को हेल्दी खाना है और हम बहुत ज़्यादा ध्यान से ऑयली नहीं खाना है, ये जंक फूड नहीं खाना है, बट 2 दिन बाद फिर से भूल जाते हैं। तो यही है सर। एक और बहुत बड़ा कंसर्न होता है हमारे यंगस्टर्स में खास, कि इमोशनल जो स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है लोगों में, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और बहुत ज़्यादा टेंशन या कंपैरिजन में जीते रहते हैं। तो एक इमोशनल जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे बढ़ाएं। इट्स लाइक इम्यूनिटी फॉर नॉर्मल बिहेवियर, राइट। सर देखिए, हाँ बात सही है कि देखिए यंग ब्लड है, यंग ब्लड में एग्रेसिवनेस ज़्यादा आती है, इमोशंस भी ज़्यादा होते हैं। ये हमें तय करना है कि हमें उस इमोशंस को कहाँ ले जाना है। फिर मैं वही कहूँगा, जैसा खाएंगे वैसा तन होगा, वैसी सोच होगी, सब कुछ वैसा ही होगा। तो जब हम अच्छा खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दिमाग अपना सही जगह रखेंगे, तो हमारे इमोशंस भी वैसे ही होंगे। खराब खाना, खराब दिमाग, खराब सोच और खराब हमारे इमोशंस, खराब हमारा बिहेवियर, एग्रेसिवनेस बढ़ेगी। तो फिर वही बात घूम पे आती है कि हम जैसा खाएंगे वैसा हो जाएंगे। अच्छा खाइए और अपने शरीर को अच्छा कीजिए। मुझे लगता है 60-70% आज भी जो पीपल्स है ना, वो एक्सरसाइज जानते ही नहीं क्या होती है। जब मैं अपने किसी साथ वाले दोस्त से बोलता हूँ, यार तुम सुबह उठते हो और क्या करते हो सुबह से, या तुमने आज अपनी बॉडी के लिए क्या किया, या कितना दौड़े, या कितना, कुछ नहीं, वॉक कितनी करी, तो सर वो वॉक भी नहीं हुई होती है। अब तो सोशल मीडिया चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ना कि 5000 कदम रोज चलिए, 4000 कदम रोज चलिए, कम से कम 10,000, हेल्दी रहने के लिए 10,000 कदम रोज चलने। तो सर हमको तो लगता है 800 कदम भी नहीं चलता कोई।
तो जैसी बॉडी वैसा दिमाग वैसा बिहेवियर, सब कुछ वैसे ही हो जाएगा सर। सही बात है सर, जैसा कहते हैं ना कि जैसा रहेगा अन्न वैसा रहेगा मन, ये कहावत है, बहुत फेमस है। तो ये करेक्ट है कि हम जैसा खाना खाते हैं फिर वैसा हमारा विचार, थॉट्स, पॉजिटिवनेस, वो सब चीज़ें ऐसे ही आती हैं। हमारे नॉर्मल बिहेवियर में हमारे बच्चों के लिए माता पिता का क्या रोल है सर, और किस तरीके से वो उनको हेल्प कर सकते हैं? माता पिता का सबसे बड़ा रोल है, साइकिल देखिए ना सर, तो साइकिल के 2 पहिए होते हैं ना, तो पीछे वाला पहिया होता है वो बच्चे होते हैं और आगे वाला जो पहिया होता है वो माँ बाप होते हैं। तो जैसा वो ले जाएंगे, जिस डायरेक्शन में ले जाएंगे, पीछे का पहिया वैसा ही जाएगा। तो जैसा सिखाएंगे वैसा बच्चा हो जाएगा, जिस दिशा में ले जाएंगे उधर ही जाएगा। तो माता पिता को सोचना है कि हमें अपने बच्चों को कहाँ ले जाना है। टोटली डिपेंड करता है मदर फादर पे। पेरेंटिंग, इसी को सर पेरेंटिंग बोलते हैं, और यही मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ सबको। करेक्ट सर, करेक्ट। जो न्यू पेरेंट्स अभी बनेंगे, मैं भी बनूंगा, अरे क्या बात है। तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस है कि वो कैसे उनको चीज़ें पहले से ही पता चल जाए, तो पता चला पता ना कि पनपने से पहले ही हमने खत्म कर दी। तो जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं या हैं, जो जस्ट अभी शादियाँ हुई हैं और 67 लाख को शादी हुई है उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? जी सर, उनके लिए एक ही एडवाइस है, मेरी दोनों किताबें पढ़े। इसीलिए लिखी है सर कि राइट वे में जाएं, कि क्या मैं कहना चाहता हूँ उनसे। जी सर, ये तो एक मजाक की बात रही कि वो मेरी किताबें पढ़े। अगर मेरी किताबें नहीं भी पढ़े तो वो देखिए, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी आ रही राइट है ना। राइट अभी तक तो बहुत सही कहा, कहीं भी घूम सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी खा सकते थे, लेकिन अब आपने सोच लिया कि हमको आगे बढ़ना है, एक स्टेप आगे बढ़ गए आप। ठीक है, जिस दिन से आपने सोच लिया उसी दिन से आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। उसी दिन से आप अपनी रूटीन को चेंज कर लीजिए, अपने माइंडसेट को चेंज कर लीजिए, सारी चीजें बदल दीजिए और सही जानकारी ढूंढिए कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। जानकारी बहुत सारी है, अच्छी भी है, खराब भी है। चूज आपको करना है कि हमारा डायरेक्शन सही है कि नहीं है। वो कुछ लोग जो सही जानकारी दे रहे हैं उन्हीं को ढूंढना है आपको, बस खाली। वो कोई भी हो सकता है, व्हाटएवर, बस आपको इतना सा काम करना है। ये जो जानकारी की बात आपने कही कि सही जानकारी सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे अवेलेबल है, और बहुत ज़्यादा जानकारी देने वाले लोग हैं जो सर्टिफाइड नहीं है, वो भी जानकारी दे रहे हैं, हेल्थ टिप्स दे रहे हैं कि ये खाओ, ये नहीं खाना है। अभी मैं रात एक ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था रील्स, तो उसमें एक डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर हैं, आई डोंट नो कौन है, उन्होंने बोला कि आटा बहुत नुकसानदायक है हमारे लिए, जो घर का आटा है, गेहूं का। तो इज इट ट्रू, लाइक गेहूं का आटा हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए दिस इज लाइक नुकसानदायक है या नहीं? थोड़ा पर्सनली पूछ रहे हैं क्या? जी अच्छा, ये बताइए, आटा या गेहूं का प्रचलन कब से शुरू हुआ इंडिया में? बाकी की बात 30 साल पहले, 30 साल पहले शायद। नहीं सर, 30 नहीं, ज्यादातर तो सर, आटा गेहूं हमारे यहाँ आया 1900 से। अच्छा 1901, 2 या ऐसे जोड़े तो तभी आया। इससे पहले इंडियंस आटा नहीं खाते, गेहूं नहीं खाते थे, मोटा अनाज खाते थे। अलग अलग ब्रीड के, अलग अलग किस्म के मोटा अनाज जो थे वो खाते थे जी, और बड़े हेल्दी रहते थे। तो हम ये नहीं कहते कि आप गेहूं नहीं खाइए, क्योंकि गेहूं आज घर घर में है, खाना चाहिए, लेकिन उसको चेंज कर दीजिए, उसको ऐसा कर दीजिए कि देखिए, आटा है, आटे के तो बहुत सारे, आटे से रवा भी बनता है, आटे से दलिया भी बनता है, आटे से मैदा भी बनती है, सब कुछ हम खा गेहूं ही रहे हैं और उस मोटे अनाज को हम भूल गए। तो जिस दिन से हम अपनी डाइट में मोटा अनाज, मिलेट्स चालू कर देंगे ना, हेल्दी रहे, कुछ करने की जरूरत नहीं। करेक्ट। या तो उस आटे को मिक्स कर लीजिए, जो आजकल मल्टीग्रेन आटा चल रहा है उसमें, या एक नियम बना लीजिए कि इस दिन हमको ये वाला खाना है, इस दिन ये वाला खाना है, या इस दिन ये वाला खाना है। सर, ईमानदारी से कह रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। कोई बात नहीं। ये एडवाइस अगर मान लिए तो ये सर, मानिए, इसको मानना पड़ेगा जी, और मान भी रहे हैं, और जो लोग मान रहे हैं ना, वो बहुत हेल्दी है, जी, वो बहुत हेल्दी है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, जैसे हम सुबह उठे
सुबह उठते ही, पहले तो मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूँगा कि आप सुबह उठते ही, जैसे आपने बताया लाइक कि एक ड्रिंक आप बनाते हैं और उसको पीते हैं, एंड देन फर्स्ट मील क्या होनी चाहिए, और जो इजी टू एक्सेस हो, लाइक क्योंकि बहुत बनाने का अगर स्टेप्स बढ़ेंगे कोई भी चीज़, है ना, तो वो टफ हो जाता है। जैसे हमको अगर बुक पढ़ने का शौक पालना है तो मेरे को बुक अपने पास होनी चाहिए, इजी टू एक्सेसिबल होनी चाहिए, ताकि वो जब भी 1 10 10 5 मिनट का भी टाइम लगे, आई कैन रीड दैट। तो ऐसा कुछ आप अगर बता पाए कि जो हेल्दी भी है और इजी टू एक्सेसिबल चीज़ें खाने में, वो बच्चों के लिए भी और सर देखिए, दो बातें हैं। प्रोफेशन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या खाना चाहिए। कभी भी किसी के कहने पे नहीं आइए कि मेरे घर में पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, या मेरे घर में पूड़ियाँ मैं खाता हूँ, या मेरे घर में ऐसा बनता है, तुम्हें भी यही खाना चाहिए। सर इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोफेशन। कुछ लोग होते हैं जिनका काम होता है चलना, दौड़ना, या जो बहुत मतलब फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। सर अगर कोई फिजिकल वर्क बहुत अच्छा कर रहा है तो सर वो कुछ भी खा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सुबह सुबह अगर खूब हेल्दी डाइट लेके भी आ रहा है। जैसे कहते नहीं है कि सुबह का ब्रेकफास्ट किंग वाला होना चाहिए, तो सर उसके लिए किंग वाला ही होना चाहिए, क्योंकि उसको दिन भर फिजिकल वर्क करना है। जैसे मेरे जैसा आदमी जिसको जाके बैठ जाना है टेबल कुर्सी में बैठ गए और 8 घंटे तक कुर्सी से हिलना भी नहीं है, तो सर मेरे लिए इतना हेल्दी खाना मैं क्या करूंगा खा के। सर वो मेरी कैलोरी बढ़ाएगा, वो मेरा पेट बढ़ाएगा, बीपी शुगर सब बढ़ा देगा। तो सर मुझे चूज करना है कि मैं कितना लाइट खाना खा सकता हूँ। उस लाइट खाने में फ्रूट्स भी हो सकते हैं, उसमें वेजिटेबल भी हो सकते हैं, उसमें पोहा भी हो सकता है, या स्मूदीज भी हो सकती हैं, या शेक्स हो सकते हैं। ऐसा कुछ लें ताकि मेरे पास एनर्जी भी रहे और वो मेरे हेल्दी रहने में भी सपोर्ट करे। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोफेशन कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आपने एक वर्ड यूज किया कैलोरीज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि इतने कैलोरी खाओ या इतने नहीं खाओ, यहाँ से इतना कैलोरी मिलता है, इस फूड से इतना कैलोरीज मिलता है। ये बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग हो गया है। इसको आप अगर थोड़ा सिंपल वर्ड्स में बताएं कि एक नॉर्मल इंसान, जैसे आपने बोला कि जाके बैठ जाना है 8 से 10 घंटे, और शायद आई थिंक हमारे पॉडकास्ट को भी, हमारे इंटरव्यू को वही लोग ज़्यादा देख रहे होंगे जो लोग बैठ के काम ज़्यादा करते हैं, राइट। तो उनके लिए ऐसा क्या कैलोरी का मापदंड है, कोई कैलोरी काउंट क्या है कि कितना खाना है और किन चीज़ों से उनको वो पूर्ति हो जाएगी और ज़्यादा नहीं होगा, ताकि फैट ना बढ़े, वेट ना बढ़े। जी, कहते हैं ना कि दिन भर की टोटल हमको काम करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए, है ना। तो वो लगभग कोई 2500 बोलता है, कोई 2800 बोलता है, कोई कहता है 3000 कैलोरीज आपको चाहिए दिन भर के खाने में कि आप रूटीनली काम अच्छे से कर सकें और फिट रहें। अब सर 3000 कैलोरी या 2800 कैलोरी जो ले रहा है वो फिजिकल वर्क कितना कर रहा है, ठीक है। अगर वो जिम में जाके पसीना बहा रहा है, ट्रेडमिल में उसने आधा घंटा ट्रेडमिल चलाया है, या उसने व्हाटएवर जो भी किया है, उसने कैलोरीज बर्न भी करी। सर अगर वो 3000 कैलोरी हम ले रहे हैं तो उसमें से बर्न कितनी कर रहे हैं सर, वो भी तो डिपेंड करेगा ना। अब हम फिजिकल वर्क तो कुछ भी नहीं किया, पसीना तो शायद महीने में एक बार निकला हो, एसी में जाके बैठ भी गए, और दिन भर जो है हाँ भाई थोड़े से समोसे ले आना, तो सर वो सिर्फ और सिर्फ कैलोरी इनटेक हो रही है, खाली जा रही है, उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो उसका भी ध्यान रखना है हमको कि सवेरे या शाम हमने कितनी कैलोरीज बर्न करी। नहीं 3000 तो भैया 1000 तो कर लो, इतनी तो कर ही लो कम से कम। अगर इतनी हम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं तभी हम हकदार हैं 3000 कैलोरीज पाने के, नहीं तो अपनी अपनी कैलोरीज कम कर दीजिए, आधे पे ले आइए। करेक्ट। मैम कई दिनों से कुछ लोग हैं जो ये कैलोरी काउंट और इन सब चीज़ों पे वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, बुक्स आई हैं उनकी। तो ये जो मार्केट में बहुत सारे आपको मार्केट में मिलेंगे पैक्ड फूड, राइट, वो हेल्दी फूड करके उनको सेल करते हैं। उसमें लिखा होता है कि प्रोटीन युक्त फला ड्रिंक, प्रोटीन युक्त फला ब्रेड, बिस्किट्स। क्या ये पॉसिबल है कि बिस्किट से और नमकीन से प्रोटीन लेना, फाइबर लेना, जो उन पे लिखा होता है, जो उन्होंने कमिटमेंट्स की होती हैं, ये जितने भी ड्रिंक्स हैं, ये इन्हीं की वजह से, मार्केटिंग की वजह से हमारे पेरेंट्स और हम वो ज़्यादातर पीते जाते हैं और हमको लगता है कोई नुकसान नहीं इसका। एक लाइन में बताऊंगा आपको, कोई भी चीज अगर हम पैकेट वाली यूज कर रहे हैं
तो सर उसको सरवाइव करने के लिए हमने कुछ तो उसमें डाला है ना, करेक्ट। वही सर, वही खतरनाक है। आप कितना भी हेल्दी फूड बना लीजिए, कितना भी प्रोटीन युक्त बना दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर सर हमने जो वो केमिकल डाले हैं, जो पेस्टिसाइड डाले हैं, वो जो डाले हैं ना सर, वो हमको कहाँ लेके जा रहे हैं ये सोच लीजिए बस खाली, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सो मेरे जितने भी सवाल थे जो मैं लिख के लाया था और जो भी बात करते हुए आए वो डन हो चुके हैं। अब हमारा सेशन शुरू होने वाला है जहाँ पे ऑडियंस आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इवन कोई भी ऑडियंस आपसे आके कोई भी सवाल करेंगे। कौन आएगा सबसे पहले? नंबर 1 आइए। पहले अपना नाम देन बताइए। हेलो सर, Hello. माय नेम इज अंजलि एंड मेरा एक्चुअली सेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स ही अपने बच्चों का सबसे फर्स्ट रोल मॉडल होते हैं, तो ऐसा पेरेंट्स के लिए भी एवरी टाइम इज नॉट पॉसिबल कि वो हमेशा अपने बच्चों के रोल मॉडल बने रहें। टैंट्रम्स होते हैं, कभी कभी उनका भी दिमाग खराब हो जाता है, तो उसको कैसे टैकल करें? एंड अगर नहीं भी कर पा रहे तो क्या ये गलत है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, पूरा दिन एक जैसा नहीं होता, सारी रिदम एक जैसे नहीं होती है ना। कभी मूड बहुत अच्छा होता है, कभी मूड बहुत खराब होता है, लेकिन उस मूड के लिए हम बच्चों के साथ वैसा ही बिहेवियर करें ये अच्छी बात नहीं है। लड़ाई जो है वो पति पत्नी की है ना, उसमें बच्चे इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर मेरे ऑफिस में कुछ हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार मैं और मेरा ऑफिस है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे नहीं। अगर मेरे दोस्त से मेरा झगड़ा हुआ है तो मैं और मेरे दोस्त के बीच की बात है, उसमें फैमिली इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि मेरी लड़ाई, मेरी माइंडसेट मेरे अदर लोगों से है, मेरे परिवार से नहीं। परिवार मेरा एक अलग है और मुझे घर जाके अपने परिवार को देखना है, बस इतना ही ध्यान रखना। आई होप आपको जवाब मिला होगा। अगर आपके पास और भी सवाल हो तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। कोई दूसरा सवाल? हाय सर, अभिषेक मेरा नाम है। एंड सर, जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए बच्चों को स्टार्टिंग में ही, बट जैसे बच्चे होते हैं उनका भी अपना फ्यूचर वो देखना स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मेरे को कुछ भी म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना है, बट पेरेंट्स को शुरू से अभी तक यही सोचते हैं कि मेरे बच्चे को मैं पढ़ा लिखा के कुछ ऐसा, मतलब बेसिकली एजुकेशन रिलेटेड। तो बच्चा कैसे पेरेंट्स को बता सकता है कि मेरे को इस फील्ड में जाना है? और क्योंकि बहुत पेरेंट्स होते हैं जो एजुकेटेड के लिए ज्यादा फोकस्ड होते हैं, उनको ये लगता है कि बस इसी में लाइफ है, तो उनके लिए बच्चा क्या कर सकता है, ऐसा कुछ? जी गुड। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि बच्चा अपनी बात कैसे मनवाए, यही पूछना चाह रहे हो ना आप? बिल्कुल ठीक। जनरली जो हम लोगों का माइंडसेट होता है वो सिर्फ पढ़ाई, एजुकेशन के लेके जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वी आर बेसिकली सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारी जो पूरी जनसंख्या है वो 60-70% हम लोग जो हैं, और ज़्यादा ही कह लीजिए, वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। हम लोगों का टोटल माइंडसेट है कि हमारा बच्चा खूब अच्छा पढ़े, अच्छी सी नौकरी मिल जाए, मतलब वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा फाइनेंशियली ठीक रहे, कोई दिक्कत नहीं हो आगे चल के। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रुझान कहीं और होता है। हो सकता है वो म्यूजिक में जाना चाहते हो सकता है वो किसी और फील्ड में जाना चाहते हो, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, तो वो बात कैसे मनवाएं? देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। अगर आज की डेट में हम आईएएस के लिए जाते हैं तो आईएएस में 1 लाख बच्चा बैठता है और सेलेक्ट कितने होते हैं सर? 1000 बच्चा। 1% का रेशियो है सर, 1% का। अगर आज हम स्पोर्ट्स में जाते हैं, क्रिकेट में जाते हैं, तो कितनी बड़ी जनसंख्या है? 150 करोड़ की, ठीक है। उनमें से कितने बच्चे लिए जाते हैं? 11 बच्चे लिए जाते हैं। 11, 15, 21, या मैं करूँ 50 होंगे, 100 होंगे, या स्टेट वाइज ले ले थोड़े बहुत और होंगे। परसेंटेज क्या है सर? 1% भी नहीं आया, अगर हम हाईएस्ट लेवल में कुछ चाहते हैं। इसी तरह नीट में देख लीजिए, 25 लाख बच्चा बैठता है, 25 लाख में से सीट्स कितनी है? आज की डेट में 1 लाख सीट्स हैं, तो परसेंटेज देख लीजिए सर। तो आपको सिर्फ यही कन्विंस करना है अपने माता पिता को कि देखिए, सब जगह लड़ाई बहुत जबरदस्त है। हो सकता है मैं इस लड़ाई में पास ना हो सकता है मैं उस लड़ाई में पास हो जाऊं। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए और अपने लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाइए कि जहाँ पे आपके सपोर्ट सिस्टम हो। वो सपोर्ट सिस्टम आपके परिवार में भी हो सकता है, परिवार के बाहर भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, कहीं से भी आप ला सकते हो उसको।
अगर एक बार माँ बाप का माइंडसेट हो गया ना और आपने ठान लिया तो वो काम हो जाएगा। कोई और आना चाहते हैं? प्लीज दिव्यांश। यस, आप पहले नाम बताइएगा देन सवाल। हेलो सर, दिव्यांशी दिस साइड। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे सिबलिंग्स हैं, वो भाई बहन है छोटे, तो मेरे को ऐसे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि मेरे को उनका बहुत ध्यान रखना है, उनको अच्छे से गाइड करना है। जो मेरे से मिस्टेक हो गई है उनको यही चीज़ रिपीट नहीं करानी है, तो मेरे को बहुत ध्यान रखना होता है कि ट्यूशन का टाइम है तो टाइम से पहुंचना चाहिए। मैं ऑफिस से कॉल करके पूछती हूँ कि वो पहुंच गए हैं ना ट्यूशन। पढ़ाई का बहुत ध्यान रहता है, मार्क्स का, सब चीज़ का मेरे को रहता है कि मेरे भाई बहन किसी चीज़ में कम नहीं होने चाहिए मेरे से। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि पेरेंट्स तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं, बट एज अ सिस्टर उसको मैं किस तरीके से और अच्छे से अपने भाई बहन को गाइड कर सकती हूँ। और मतलब पेरेंट्स तो करते ही हैं, बट एज अ मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई बहन मेरे अच्छे से पढ़े, हम लोगों को माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो हम किस टाइप से कर सकते हैं? आप थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए। बहुत अच्छी बात है अगर अपने भाई बहन का इतना ध्यान रखते हैं, और देना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हर पल उनके बारे में सोचते हैं। पर आपकी बात का जवाब एक लाइन में दूं, है जैसे मैं देता हूं आपको उनका ध्यान रखना है, अपनी बातों को थोपना नहीं है। बस आप जिस दिन से ये करने लग जाएंगे ना, उस दिन से आपके मन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, बाकी चीज नहीं रहेंगी। आपको मैंने ऐसा नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना है, बस ये चीज खत्म कर दीजिएगा। अपनी बात मनवानी नहीं है, अपनी जो अच्छा होगा वो आप कराओगे, जो अच्छा नहीं होगा वो नहीं। और वो अच्छे बुरे का फर्क आपको देखना है कि ये वास्तव में अच्छा है कि नहीं है। तो अपनी बातों को थोपेंगे नहीं, अपनी बातों को कहेंगे। बी रेडी। Hello, sir. I'm Shresht. So, I just wanted to know a parent's perspective. So, what is that moments that make parents realize that your kid is finally mature enough that he can take care of himself? So, what are those moments? आपको लगता है कि आप मैच्योर हो गए, है ना? बस यही बात आपको अपने घर वालों को बतानी है। नहीं बता सकता सर। क्यों नहीं बता सकता? सर आपका जो बिहेवियर होगा ना, वो उनको खुद बता देगा। आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है। वो आपके माता पिता हैं, एक पीढ़ी आपसे आगे हैं, उनके पास कुछ एक्सपीरियंस है, वो उनसे जान जाएंगे, अपने आप जान जाएंगे कि मेरा बच्चा किस लायक हो गया है। अब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इनसे शेयर करूं कि नहीं करूं, ये घर में हाथ बटा पाएगा कि नहीं, आगे कर पाएगा कि नहीं, शादी करें कि नहीं करें, सर वो सब जान जाते हैं। बट आप अपना काम 100% करिए, वो अपने आप उनको दिख जाएगा, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सर जो जहां बताने की जरूरत पड़ती है ना, वहीं कंफ्यूजन शुरू हो जाती है, गलतियां वहीं से शुरू हो जाती हैं। कि जो अपने बच्चों को ना हमेशा बच्चा ही देखते हैं, तो वो बच्चा ही रहता है हमेशा, वो मैच्योर नहीं हो पाता कभी, क्योंकि हम उसको उस रूप में देख ही नहीं रहे ना। हम तो यही देख रहे हैं यार मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, तो बस गड़बड़ वहीं से शुरू। जिस दिन से आपके घर वाले आपको बाइक दे देना, जा बेटा ये सामान लिया, समझ जाना कि तुम जो है मैच्योर हो गए हो। जिस दिन से उन्होंने कहा कि ये काम कर ला जाके, और तुमने वो काम कर लिया, तो वो सब समझ में आ जाता है कि अब गाड़ी जो है ट्रैक पे है। हेलो सर, आई एम मोहित। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे पेरेंट्स है जैसे वो बहुत ज़्यादा वो करते हैं कंपैरिजन सिबलिंग्स में भी, कि एक भाई अगर पढ़ने में तेज है तो दूसरा अगर कमज़ोर भी है, तो उस पर भी वो कंपैरिजन करते हैं, उस पर ज़्यादा प्रेशर आता है कि उसको अपने भाई से ही कॉम्पिटिशन करना है। तो उसके माइंडसेट को कैसे चेंज करना चाहिए पेरेंट्स को, कि नहीं ये तो आप फिर ब्रदर सिबलिंग्स में भी बहुत ज़्यादा वो ला रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो उसके बारे में क्वेश्चन। शर्मा जी के बच्चे के ना 90% मार्क्स आए, तुम गधे हो, तुम्हारे तो कुछ नहीं है। उन्होंने ये नहीं देखा कि जो लास्ट में जो अभी स्पोर्ट्स मीट हुई थी उसमें तुमने कितना अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने ये नहीं देखा। सर ईश्वर ने हमारी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं बनाई, तो हमारे भाई हमारी बहन हमारे जैसा कैसा कर सकते हैं, या हम उनके जैसा कैसा कर सकते हैं। जिस दिन हमारे माता पिता ये सोचेंगे ना, जब जिस दिन से ये चीज़ खत्म हो जाएगी कि हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना, उस दिन से पेरेंटिंग जो है ना, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेरेंटिंग इसीलिए सिखाई जाती है कि वो कंपैरिजन, वो चीज़ें बीच में आ जाती हैं, अरे साहब वो तो देखो ऐसा कर गया, उसका तो देखो नीट में सिलेक्शन हो गया, तुम गधे, तुम्हें कुछ नहीं आता, अरे तुम हाई स्कूल ही अच्छा, अरे वो हाई स्कूल में तो आया नहीं, उसके लिए नीट के लिए पहले दबाव बना दिया गया। तो सर ये कंपैरिजन खत्म करने के लिए इतनी सारी किताबें लिखी जाती हैं, इतना सब बोलना पड़ता है, इसी को पेरेंटिंग बोलते हैं।
यही सिखाना है बस। जिस दिन इस मकसद में कामयाब हो गए ना, कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें किताब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सर, आप किताबें लिखते रहिए। सर सुरभि नाम है। तो सर जैसे मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, बट मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, मेरे पेरेंट्स गांव में रहते हैं, तो उनको ये डर रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, लड़की है तो उनको ये चीज़ें मैं समझा नहीं पाती हूँ कि मैं खुद को सेफ रख सकती हूँ। तो इन चीज़ों के लिए उनको कैसे मना सकते हैं? बहुत सिंपल है। सर ये पर्सनल सवाल है और आप इस जवाब को प्लीज वीडियो को भेज दीजिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जिस दिन से आप अपने माता पिता को ये बता देंगे कि मेरे अगल बगल का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, मेरे साथ उठने बैठने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरेबल हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, तो उनके मन से ये डर खत्म हो जाएगा। वो माँ बाप हैं, उनका सोचना जायज़ है, लेकिन जिस दिन आप ये बता देंगे कि मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, जब आप उनको उनसे मिलवा देंगे किसी तरीके से, तो उनके मन में डर खत्म हो जाएगा। तो आपको एक बार ले आना है अपने मम्मी पापा को ना, दिखाने कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हो और क्या काम करते हो। मैम नहीं ले पाएंगे। मैं जवाब देती हूँ सीधा। ध्रुव सर, यस। First of all, many congratulations sir for your book launch. Thank you. And मेरी एक बेटी है, छोटी है, माही नाम है मुझे उसका। पता था ये वही पूछेंगे। तो हम सबसे ज्यादा क्यूरियस उस चीज के लिए रहते हैं जो हमारे साथ चल रहा होता है। तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत एक्टिव है, आप उसे हाइपर एक्टिव की कैटेगरी में डाल सकते हैं, और उसका शायद मुझे रीजन ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम और दादा दादी का लाड़ प्यार उसको मिला हुआ है। अब एज ए पेरेंट अभी मैं बहुत नौसी किया हूँ ना, मुझे नहीं पता कि किस तरह से सही पेरेंटिंग होती है। अब जैसा माहौल है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है बच्चों का, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इन चीज़ों को हम अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने हमें बड़ा किया है, हमारी अच्छी से केयर टेकिंग की है, उनको कैसे बताएं कि आज का टाइम अलग है, और कैसे उनके साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना करके अपने बच्चों को एक सही गाइडेंस दें, सही पेरेंटिंग करें उनकी। उस पर आपके कुछ व्यूज हो तो प्लीज शेयर करिए। बहुत आसान है। एक्चुअली सर का कहना है कि पेरेंट्स ही प्रॉब्लम है। सर ये हर घर की प्रॉब्लम है, मालूम है, हर घर की। वो होता है ना कि वो मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, तो वो ब्याज के चक्कर में जो ना ब्याज को बिल्कुल बिगाड़ देते हैं, बिल्कुल बिगाड़ देते हैं, और ये वो लोग समझ नहीं पाते इस चीज को। तो आपका पहला सवाल कि आपका बच्चा एक्टिव है कि हाइपर एक्टिव, ये समझना जरूरी है। एक्टिव होना अच्छी बात है, और हाइपर एक्टिव एक बीमारी है बच्चों की, जिसको ADHD बोलते हैं, कि हाइपर एक्टिव बच्चा है, उसको दवाई देनी पड़ेगी, कंसल्टेशन करना पड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं, उसकी थेरेपी भी करनी पड़ेगी। तो अपने किसी भी पीडियाट्रिशियन को पहले ये दिखाएं, वो 1 मिनट में समझ जाएगा कि आपका बच्चा एक्टिव है कि हाइपर एक्टिव है। ठीक है। दूसरा, कुछ क्वेश्चन अपने माँ बाप से भी कर लीजिएगा, क्या आपने मुझे ये चीज दिलाई थी? नहीं दिलाई थी तो उसको क्यों दिला रहे हो, है ना। कुछ उनको इसी तरह समझा लो कि सर ये जो बर्गर आप या जो चिप्स ये या जो भी आप दिला रहे हो मेरे बच्चे को, आपने मुझे कब दिलाया था? अगर मुझे दिलाया था तो उसको भी दिलाना जायज है, अगर मुझे नहीं दिलाया तो क्या सोच के नहीं दिलाया था, ये भी मुझे बता दीजिए। जब वो बोलेंगे कि नहीं, कि पैसे नहीं थे, तो कहना साहब पैसे तो आज भी नहीं है ना। तब वो चीजें नहीं थी, तो वो चीजें आज ज्यादा हैं, तो उसका मिसयूज तो नहीं कर सकते ना। तो ये आपको अपने माता पिता को एजुकेट करना है, उनको समझाना है कि आपने मेरी पेरेंटिंग कैसे करी, वैसे ही करिए और कुछ नहीं करिए। और अपनी शरीर को थोड़ा मजबूत बना लीजिएगा, पिटने के लिए भी। बी रेडी फॉर दैट। माँ बाप को नहीं पढ़ा सकते, नहीं पढ़ा सकते, लेकिन समझा सकते। हाँ, समझा सकते। तो अभी हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस आई थिंक डन हो गए हैं। अगर कोई और है तो प्लीज़ बताइएगा, अदरवाइज एक छोटा सा सेशन जस्ट अभी मैंने बना दिया है यहाँ पे। दिस इज रैपिड फायर सेशन। अच्छा। यस। अरे वेरी गुड। आपके साथ बात करने में तैयार नहीं उसके लिए। यस, एज यू लाइक बार बार एक लाइन में, तो एक लाइन में ही बताना है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग। अगर कोई सवाल है तो नहीं, डन। सबसे पहले तो सर, एज यू लाइक, आप बहुत ज़्यादा साइन करते हैं।
एंड इसका राइज क्या है और आपका डाइट प्लान क्या है, आप क्या खाते हैं? शाइन करने के लिए सबसे पहले आपको खुश रहना पड़ेगा। आप खुश रहिए, आप अपने फेलियर में भी खुश रहिए और अपनी सक्सेस में तो आप खुश रहते ही हैं। जिस दिन से आप अपने फेलियर में खुश होना सीख गए ना, तो आप शाइन करने लग जाएंगे। दूसरा, हेल्दी डाइट प्लान अगर आप लेंगे तो आप शाइन करेंगे। अगर आप हेल्दी डाइट प्लान नहीं लेंगे तो ये चर्बी इतनी मोटी हो जाएगी, ये गला मोटा हो जाएगा, पेट इतना बड़ा हो जाएगा, फिर जो है सब मामला खराब हो जाएगा। तो अपने को सुंदर रखने के लिए सुंदर खाना खाना पड़ेगा। क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये सब कुछ तय होना चाहिए। सर हम लोग शाम को 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाते। हम लोग 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाते। कहीं जाना पड़े, ऐसा भी नहीं है कि हमने रूल बना दिया 100% हमको फॉलो ही करना है। जब कहीं बाहर जाना है, किसी पार्टी में जाना है या कुछ करना है, तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। रूटीनली हम लोग जो है शाम के बाद कुछ नहीं खाते। दिन में भी उतना ही खाते हैं जितनी शरीर को जरूरत है, बस। आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? सर सब तो पा लिया, अब क्या फ्यूचर गोल होंगे सर? सर फ्यूचर गोल्स यही है कि मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो वो पहुंचे सब तक, और अगर मैं कुछ अच्छा लिख रहा हूं, अच्छा मैंने कुछ लिखा है, तो उसको वो फॉलो करे, सबसे जरूरी है। अगर आपने कुछ लिखा है और वो फॉलो नहीं हुआ तो सर आपका लिखना बेकार है। अगर आप कुछ बोल रहे हो और उसको लोगों ने नहीं समझा तो आपका बोलना बेकार है। तो सबसे पहले तो जो आप कर रहे हो वो अच्छे से अच्छा करिए ताकि लोग उसको फॉलो करें। अब इसमें मैं थोड़ा अपने फायदे की बात पूछ लेता हूँ। आपकी थर्ड बुक कब आ रही है सर, और किस टॉपिक पे होगी? सर अभी थोड़ा सा समय दीजिए, लेकिन जो थर्ड बुक है वो मुझे लग रहा है मेरी सबसे अच्छी बुक होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि वो टोटली डिपेंड है जो आजकल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जो बच्चे भाग जा रहे हैं, जो अपना करियर खराब कर ले रहे हैं, वो उन्हीं के लिए है कि वो कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचे, कैसे सक्सेस को अचीव करें, और कैसे ये जो सुसाइड नाम की बीमारी है ना, इससे दूर रहें। और मैं कहूँगा ये बुक हर उस बच्चे के लिए है, चाहे वो IAS की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो अपने स्कूल में जो टेस्ट होते हैं ना उसकी प्रिपरेशन कर रहा हो। कम से कम एक बार जरूर पढ़े उसको। जैसे एक वो गाना है, चक दे इंडिया में गाना है ना, तो वो जब जैसे ही कोई मैच होता है ना, उससे पहले वो गाना सुनाया जाता है उन लोगों को, है ना। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि ये बुक हर माँ बाप अपने पास रखें। अगर उनको लगता है कि उनका बच्चा किसी भी एग्जाम में शामिल होने जा रहा है तो ये बुक जरूर उसको दे दे कि भैया इसको जरूर पढ़ लेना। तो कुछ ऐसा लिखने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी आपके सामने होगा। आपका सबसे पहला क्लाइंट आपको याद है? अगर याद है तो प्लीज उनके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहला क्लाइंट, सबसे पहला पेशेंट। सबसे पहला पेशेंट, सर बहुत पुरानी बात हो गई। बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन मेरे पास आज भी जो बच्चे बड़े हो गए हैं, 12 साल 15 साल, कुछ बच्चे, एक आध बच्चों की तो शादी भी हो गई है, हाँ वो जरूर कहते हैं कि हम आपके पहले क्लाइंट थे। मुझे नहीं याद, अरे सर याद है आप वहां बैठा करते थे, हमने आपको दिखाया था, वहां दिखाया था। तो ऐसे करके बहुत सारे आते, पर ईमानदारी से मुझे नहीं याद है। कोई नहीं सर। और आपके सबसे जो पहला कोई फीडबैक ऐसा मिला आपकी बुक के बारे में जिसने आपसे बोला इन पर्सन बुक पढ़ने के बाद कि वो फीडबैक क्या था? सर फीडबैक मुझे बराबर मिलते रहते हैं और सब मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी बुक पढ़ के हमें बहुत सारी नॉलेज मिली। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते थे और जिनके लिए हम बहुत परेशान रहते थे, और इस चीज़ के लिए मुझे सब बहुत धन्यवाद भी करते हैं, और यही मुझे आगे लिखने के लिए प्रेरित भी करता है। जो आज मैं अपनी थर्ड बुक पे पहुंचा हूं वो इसीलिए पहुंचा हूं कि मुझे लगा कि शायद मैं कुछ लोगों के लिए कर सकता हूं, शायद मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं कि लोगों को अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं आगे भी बढ़ पाया। एंड दोस्तों, सर की द पेरेंट्स कोड ये लगभग 200+ कॉपी सेल हो चुकी हैं और लोगों तक पहुंच चुकी हैं, बेस्टसेलर हो चुकी है बुक्स दोनों, एंड अमेजॉन बेस्टसेलर, एंड वैदिक पेरेंटिंग भी अभी लॉन्च हुई है, तो उसमें भी आगे काम होने वाले हैं। बाकी सर मैं आपको बधाई देता हूँ आपकी दोनों बुक्स के लिए और आगे भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच। आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं और बहुत ऑनेस्टी से जवाब देते हैं। एंड जब भी मैं आपसे बात करता हूँ तो जैसे आपने सबसे पहले जब हम मिले थे अपने ऑफिस में तो आपने बोला था कि हम दोनों का नंबर
मैं कुछ निमोली पे विश्वास रखता हूँ, जी। विश्वास रखता हूँ, तो मुझे लगा कि शायद हम लोगों का जो है कंपैटिबिलिटी अच्छी है कि हम लोगों की जोड़ी अच्छी जमेगी। जी, तो पहली कॉल से लेकर अब तक का ये मेरा फीडबैक है आपसे कि यू आर वेरी लाइक हम्बल एंड जेंटल पर्सन। Thank you so आई लव दैट। आपकी ऑनेस्टी बहुत बढ़िया है। आप ऐसे ही लिखते रहें, आगे कंटिन्यू लिखते रहेंगे तो और लोगों की भी हेल्प होती है, जो कन्फ्यूजन है सारे क्लियर होते हैं एज यू आर द एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड। तो ये कंटिन्यू प्लीज करिए और उसमें हमारा ही फायदा है। बाकी इसके अलावा सोसाइटी का फायदा ज्यादा है, जी हमारा आपका फायदा तो एक अलग बात है। बुक नहीं भी बिकेगी तब भी कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अगर हमारे कुछ लिखने से या आपके पब्लिश करने से समाज का भला हो रहा है तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जी, हमारा फायदा वही कि लोगों तक हम पहुंचते हैं, तो हमारे पास एक और ऐसा टाइटल होता है जो अजय वाजपेयी जी का है। तो इस तरीके से थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करते हैं। बहुत अच्छा लगा इस सेशन। कुछ और आपके अगर सवाल होंगे तो प्लीज़। बाकी ऑडियंस से मैं कहना चाहूँगा कि सर की दोनों बुक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किंडल, कोबो, गूगल बुक्स पे अवेलेबल है। इवन हमारे स्टॉल पे रखी हुई है। यू कैन गो एंड बाय योर कॉपीज एंड डायरेक्टली अगर सर से मिलना है तो सर अभी वहाँ पे वेट करें, देन यू कैन हैव ए सिग्नेचर्ड कॉपी। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर एवरीवन। एक मैसेज, यस प्लीज। एक आपके प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी क्लाइंटेज अच्छी है, आपको बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग, तो मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे जो हमको सुने, जो हमें देखें, कि मुझे लगता है कि हमें कुछ कुछ पढ़ते रहना चाहिए। अगर हमारी पढ़ने की आदत है तो हम दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। हमारे थॉट्स अच्छे हो सकते हैं, हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारी बातें अच्छी होंगी, हम काम अच्छे करेंगे, और ये किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। मुझे बाकी सबका तो पता नहीं, पर मुझे ये मालूम है कि मुझे किताबों ने ही बनाया है। मैं अच्छा हूँ या खराब हूँ ये आपको जज करना है, बट ये किताबें ही मेरे थॉट्स बदलती हैं, ये किताबें मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, भले एक पेज पढ़ें लेकिन रोज पढ़ें जरूर, ये आदत जरूर बना लें। थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया तरीका है अपने आप को अप टू डेट रखने का, नॉलेज गेन करने का, कि पढ़ना जरूरी है। तो मैं भी पढ़ता रहता हूँ बिल्कुल, और मैं पढ़ता हूँ उन किताबों को जो इंसानी किताब है। क्योंकि मेरे पास एक ही अपॉर्चुनिटी है कि मैं बहुत एक्सपीरियंस होल्डर लोगों से मिलता हूँ और मैं उनसे इन पर्सन मिल सकता हूँ, कॉल पे बात करता हूँ। दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर मी। एंड इतनी सारी बुक्स जब हम बनाते हैं तो हमारे पास वो नॉलेज आती है। तो आप इंसानों को पढ़ लेते हैं। यस आप इंसानों को पढ़ लेते हैं। यस सर। सो यस, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड यस वी कैन रैप अप नाउ इफ यू हैव समथिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच। सेशन बहुत अच्छा रहा आज का। Yeah, we can take one more question. हेलो सर, मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ, तो अरे वाह। डॉक्टर से तो मेरा मिलना रहता है। हाँ सर, मेरे एक एज अ पेरेंट मेरी एक मुझे आपकी सजेशन चाहिए। जैसे यूजली हमारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए मेरी डॉटर है 6 इयर्स की, तो अगर हम उसको कुछ सपोज करिए कि टॉफ़ी दे देंगे, चॉकलेट दे देंगे, या कुछ उसकी मनपसंद चीज़ बनाएंगे, तो उस दिन वो पूरे दिन उसका मूड अच्छा रहता है। लेकिन यूजली चैलेंज कब आता है, जैसे इस दिन उसको हमने कुछ नहीं दिया, टॉफ़ी चॉकलेट रोज़ दे नहीं सकते बच्चे को, तो उस दिन उसका मूड डाउन रहता है, थोड़ा बच्चा हाई करके रहता है। इन चीज़ों को कैसे डील कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि हम बच्चे को बाहर ज़्यादा फास्ट फूड भी नहीं खिलाते हैं, जैसे यूजली होता है वंस इन अ वीक और समथिंग। तो ऐसा नहीं है, जैसे आजकल लोग कहते हैं कि काफ़ी अगर आप मसालेदार या वैसे करोगे तो बच्चे की इमोशंस या वो भी हम नहीं करते। तो हम बच्चों को कैसे टैकल करें उस केस के अंदर कि जिस दिन मिल रहा है उस दिन तो खुश है, जिस दिन नहीं मिल रहा उस दिन उसका पूरा दिन मूड ऐसे ही रहेगा। जैसे टीवी देखना है, ओके 1 आवर टीवी दिखा दिया, तो नहीं मुझे और देखना है, या कोई सपोज करिए मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मेरी वाइफ किसी और चीज़ में बिजी है, तो अभी कोई है नहीं खेलने के लिए, तो भी मूड खराब रहेगा। तो इसे कैसे डील कर सकते हैं? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, टफ भी है। सर देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि हम बच्चों के टेंट्रम उतने ही सहन करेंगे जितने की जरूरत है, ठीक है। आपके सारे जितने भी चीज़ों को आप अगर फॉलो करते जाओगे ना, तो उनके टेंट्रम बढ़ते जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़ती हैं। जरूरी नहीं आप उनको हर बार टॉफ़ी चॉकलेट दे ही हैं, ठीक है। हो सकता है वो गिरेगा, पड़ेगा, सर जमीन में मारेगा, लौट जाएगा, ये सारे काम वो करेगा। आपकी एक आंख उसकी तरफ और दूसरी आंख दूसरी तरफ, कि यू हैव टू इग्नोर। आपने उसको इग्नोर कर दिया, थोड़ी देर की बात है सर, सब सही हो जाता है।
फिर दूसरा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप उसको कर लोगे ना तो शायद चीजें बदल जाएंगी। एक रिवॉर्ड सिस्टम डाल दीजिए ना सर, जिस दिन आप वो डाल दोगे चीजें अपने आप बेटर हो जाएंगी। ये टॉफी के लिए आपने किया क्या, कुछ अच्छा किया? जिस दिन आप कुछ अच्छा करोगे तो 1 नहीं 2 मिलेंगी। राइटिंग अच्छी करी, ड्राइंग अच्छी करी, या स्कूल में मार्क्स अच्छे आए, या आपने व्हाटएवर जो उसको अच्छा लगता हो, जो आप उससे करवाना चाहते हो, जरूरी नहीं कि उसको अच्छा लगे क्या, या जो आप उससे करवाना चाहते हो, उसमें रिवॉर्ड सिस्टम डाल दीजिए कि अगर आपने ये काम अच्छा किया तो मिल सकता है, नहीं तो फिर भाई जिंदगी तो चली रही है। बिल्कुल, इसी बहाने बच्चे अच्छा करते हैं, यही सोच के अरे यार आज तो यार ये मिलेगा तो चलो आज इसको और अच्छा करके देखते हैं, और अच्छा करोगे तो और अच्छा मिलेगा। तो बस ये सिस्टम डाल दीजिए और चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए थोड़ा सा, ठीक है? वंडरफुल वंडरफुल। अगर कोई और है तो प्लीज यू कैन टेक। यस, सो नाउ वी हैव आवर मेंटर मिस्टर संजय कौल सर। मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। संजय कौल सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। संजय कौल सर रिटायर्ड कर्नल हैं एंड उन्होंने 8 टाइटल पब्लिश किए हैं। पहले ही टाइटल के 55,000 कॉपी सेल कर चुके हैं। क्या बात है, एंड ही इज लाइक बहुत पुराने ऑथर हैं और बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, तो मैं उनके हाथों से सर की बुक को लॉन्च करना चाहूँगा। प्लीज सर कम ऑन द स्टेज। थैंक यू। Let me first congratulate you. Thank you Right, so much. and I have gone through it. I've been part of that, right? And really, very beautifully you have narrated and story has been put across. Right? You said very rightly that give them a little toffee or something award. But what was the punishment? I'll ask you. Right? And then you said ignore that part. What I want to say, can you believe I have also become Murga? हाँ डेफिनेटली यार। Okay. I still remember I was in 5th class. बड़ी पेन हो रही थी। अब वो खत्म हो गया अच्छे से। But when I went to IMA, Indian Military Academy, Dehradun, to become officer, we used to have blood here coming. Crawling. No problems. And we still feel proud about that. What is happening is today we try to punish a child, he cries, we say yes, we put him in the parents put him in the jail. But that same child, when he grows up, he remembers, I was punished for this, I was awarded for it. Correct. So I think it has to be a balance, like that. Yes, That's what I think about. Yes sir. So, that's my thinking. Yeah. When I have gone, then when we go for commando course, it's not so easy. Then I went at the age of 31, I was NSC Black Hat Commando. Lot of problems. But we after that we feel very tough. Commando. But not before that. If we want to be a CC character is okay. The only issue which is coming up is in your next editions also you should bring the way the West is rearing up their children and the way we are rearing up our children, that we should not compromise. Correct sir. Our style is very good. सर and I think बच्चों को जितना टफ बनाएंगे ना yeah, बच्चे उतना ही आगे जाएंगे, इतना आगे. और हम बच्चों को जितना ना सोफिस्टिकेटेड करते जाएंगे ना बच्चे What कुछ I नहीं want to suggest, right? I can't do that because मेरा बाकी चीज़ों में बहुत ध्यान लगा हुआ, टाइम नहीं है. But since you have done this, I think you should write a book for Americans. Sure. How to build American families. This title. How to build American families. Their families are breaking. Why they breaking? Because 16-17 साल का बच्चा होता है, बच्ची होती है, चल तू बात जो करना करती है, मेरे को कुछ पता नहीं है. So if as my time is now, we will do anything which can build the West. West ने हमें बहुत damage कर दिया, but we'll build them. So write a book. So how to build American families, not family, and tell them. And like my one book, Cybernetics Modi is coming. I'm showing this thing. Murthy, Sudha Murthy touching the feet of her teacher, who is just 4 years elder to her, in her engineering college, when she was just this thing, and at that time she touched her feet. Yes. That is a sanskar, and Sudha Murthy is ordinary person, no. So we have to tell them, because if West remains together, world remains together. That is also my another theory. Okay, so write about that. Yeah. How to build. We have another topic now. नहीं definitely Why not? बिल्कुल. I can't Yes, do sir. it. I've got so many things, people like you have to do. That's where I can transfer through their platform. डेफिनेटली ये सजेशन मैं याद रखूंगा और डेफिनेटली इसके लिए बात याद नहीं करेंगे. रखना है, आपने करना है. Sure, 100% I will do. And Yogi sir and all that, they are 100%. सारे इधर हैं. So, उनको पकड़ के मैं invite करना चाहूंगा. Dhruv sir, please come on the stage. Please, thank you.
है।